Hello everyone, I am Kartika and today we people are going to start up with your economics textbook second chapter. पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम second chapter से शुरू करेंगे. That is sectors of the Indian economy. As you people can see on the screen, this is the chapter that we people are going to start. So before starting this chapter, अगर आपको heading पढ़ के chapter का नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और you find from the title that this is something very complex या it's समथिंग जो कि आपको लग रहा है कि देख के ना कुछ समझ नहीं आया, कोई सेंस नहीं हम बना पा रहे हैं चैप्टर की, तो लेट मी जस्ट टेल यू. इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम सब करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए, एंड उन एक्टिविटीज़ को हमने सेक्टर्स में बांटा हुआ है. कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है, और कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है. तो दिस इज़ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस. सिंपल, एक लाइन में मैंने आपको बताया, आसानी से बता दिया. तो अब आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो लेट्स स्टार्ट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एज आई सेड दैट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम सब सेक्टर्स के अंदर काम, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सेक्टर्स के बेसिस पे बांटा गया है कि ये वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस सेक्टर में आती हैं, और जो दूसरी वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो दूसरे सेक्टर में आती हैं, उसके बाद वाली जो है वो तीसरे सेक्टर में आती है. तो ये तीन सेक्टर्स जो है हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरीके की एक्टिविटी किस सेक्टर को डिफाइन करती है, वो जो है हम लोग उस बारे में बात करेंगे. So before moving on forward, I right now have some black and white pictures. So I would ask you people to take your books out and please do look into your book. I will still be giving you reference of these pictures. These are some pictures जो कि आपके स्टार्टिंग पेज पे ही दे रखा है जहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है. सो अगर हम इन पिक्चर्स को देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो लोग हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे हैं, और इनमें से कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स. सो सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. कुछ जो एक्टिविटीज़ है वो इसमें गुड प्रोड्यूस करने के लिए हैं, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हैं. एंड वी पीपल सी दैट दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग ऑल अराउंड अस एवरी मिनट एज वी स्पीक. अभी भी अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो अभी भी हमारे आसपास जो है वो काम हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरीके की हो रही हैं. सो दैट इज़ व्हाई दे आर सेइंग एज वी स्पीक, तब भी जो है हमारे आसपास काम चल रहा है. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़. आई मीन एक्टिविटीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. अब ये सारा काम तो डिफरेंट है, पहले में कोई और काम हो रहा है, दूसरे के अंदर कुछ और काम है, तीसरे में कुछ और चल रहा है, चौथे में कुछ और फिफ्थ पिक्चर में अलग ही काम चल रहा है. कोई भी काम एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है. तो हम किस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरीके से इनको बांटे. अब ऐसा तो नहीं है समवन इज़ एम्प्लॉयड, समवन इज़ वर्किंग इन बिजनेस के अंदर वो काम करे, किसी कंपनी के अंदर वो काम करे, वहीं जो दूसरा इंसान है वो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहा है, वहीं जो तीसरा इंसान है वो टूरिज्म में काम कर रहा है, चौथा इंसान है वो टीचिंग के प्रोफेशन में. सो हाउ आर वी पीपल गोइंग टू पुट पीपल इन द कैटेगरीज जहाँ पे कि जो एक तरीके का जो लाइन ऑफ प्रोफेशन है उस तरीके के लोग एक सेक्टर में हैं, दूसरे सेक्टर में दूसरे तरीके के लोग हैं. तो ये एक्टिविटीज़ जो वो लोग करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, इनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे वो जो है हम जानने वाले हैं. ओके, सो वी पीपल सी दैट ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. और इन सारे सेक्टर्स के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं. अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता था तो अब जो है आप लोगों को वो पता चल जाएगा. People see that there could be several ways of classification depending on the purpose and what one thinks of important criteria. So this was only about the picture, just to give you people an introduction to the chapter, just let you people know that what we people are going to start. So I'm just gonna take this book away from you people and we people are going to discuss about further. हम लोग देखते हैं कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी ये these एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको 5 एक्टिविटीज़ दिखाए थे, so these were undertaken directly by using natural resources. तो
अब एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है, सो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो है अगर हम उसको देखें, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि yes, तो जो कल्टीवेशन, I'm sorry for the pause, I was looking at something, there was a technical problem, so anyway let's move forward. तो जैसे हम बात कर रहे थे इसके बारे में, the activities that people are involved with, so one of the pictures here showed, जो अभी हम लोगों ने 5 पिक्चर्स देखे थे, उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन का. तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो है इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. तो जब वो क्रॉप सीजन आता है उस टाइम पे जो है कॉटन की खेती की जाती है ऑन इन दैट सीजन. और जो ग्रोथ है कॉटन प्लांट का वो डिपेंड करता है मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर. कॉटन, अब खेती की बात करें तो खेती तो ऑब्वियसली नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है दैन दी आर्टिफिशियल फैक्टर्स. जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, एंड जो प्रोडक्ट आएगा इस एक्टिविटी से, कॉटन की खेती से कौन सा प्रोडक्ट आएगा, मैं कह रही हूँ कॉटन की खेती, तो ऑब्वियसली कॉटन ही आएगी. तो कॉटन इज द प्रोडक्ट जो कि इस एक्टिविटी से आएगा एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है. दिस इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट. तो सिमिलरली वी पीपल सी इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी जैसे कि डेयरी है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो डिपेंड करता है ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है वो. ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो कौन सा होगा, डेयरी के काम अगर हम लोग करें तो मिल्क की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. उसी तरह हम बात करें अगर मिनरल्स की या ओर्स की, तो दे आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स. तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी को आप किस तरीके से जोड़ोगे, पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. Sectors of Indian economy. Okay, now talking about the sectors of Indian economy, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और ये तीसरा सेक्टर. दिस इज व्हाट वी पीपल विल बी डिस्कसिंग. तो पहला सेक्टर जो है हमने देखा दैट इज प्राइमरी सेक्टर. पहला सेक्टर कौन सा हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया. और दूसरा सेक्टर कौन सा रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, secondary sector, and the third one is tertiary sector. Third one is tertiary दिस इज द थर्ड सेक्टर. तो 3 सेक्टर्स में जो है हम इंडिया के सेक्टर्स को बांट रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं. पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट. प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है, हम किन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में डाल सकते हैं. तो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स by exploiting natural resources, it is an activity of
प्राइमरी जब भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, तो वो एक्टिविटी जो है वो हम प्राइमरी सेक्टर में डाल देते हैं। वो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की होती है। क्यों प्राइमरी सेक्टर की होती है? क्योंकि जो फॉर्म्स हैं, जो बेस है इन सारे प्रोडक्ट्स का, इनको बनाने का, वो सारा नेचुरल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर काम आते हैं। और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है वो आप एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे जो है ये एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, सो दैट इज़ वाई इन सबको हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर डाल देते हैं। पहला हमने पहले सेक्टर के बारे में डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेक्टर। तो पहले सेक्टर के अंदर जो चीज़ ध्यान देने वाली थी वो क्या थी कि इस सेक्टर को, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। I'm gonna write it here. This sector is also called agriculture. Now I'm gonna turn the page. You people can pause the video if you people haven't written it. अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं लिखा है, आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को। Also called agriculture and related sector. This is about the primary sector. Now moving on to the next sector, which is secondary sector. Talking about the secondary sector. टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, तो इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ कवर की जाती हैं जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करके कोई और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सिंपल, पहले हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जिस एक्टिविटी को करने के लिए, वो प्राइमरी एक्टिविटी होगी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी? यही नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है जब इनको कोई और फॉर्म दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देम, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर डाल देते हैं। ओके, सो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर क्या है? एक्टिविटीज दैट चेंज activities in which natural product are changed into other forms through the ways of manufacturing that we associate with industrial activity. This is about the secondary sector. इसमें क्या है? जब नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है किसी और फॉर्म में बाय मैन्युफैक्चरिंग, जो वे इसको इस्तेमाल किया जाता है चेंज करने का वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, और इसको हम एसोसिएट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड,
इसको जो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर, ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर वाला जो स्टेप है। तो प्राइमरी स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप इज दी सेकेंडरी स्टेप, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको प्रोड्यूस, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, बट इसको बनाया जाता है, इसको नेचर नहीं प्रोड्यूस करती है। जैसे हम प्राइमरी उसके अंदर देख रहे थे कि नेचर उसको प्रोड्यूस कर रही है, पर इसको नेचर नहीं प्रोड्यूस करती है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है इट इज़ मेड आफ्टर इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली, बट इसको फिर जो अब फॉर्म दिया जाता है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू दिया जाता है, एंड देयरफॉर किसी प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का, उससे इसको इस तरीके का फॉर्म दिया जाता है। तो इसको फैक्ट्री में कर सकते हैं, वर्कशॉप में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दे तो अगर यूज़ करेंगे आप कॉटन फाइबर को प्लांट से और उसको स्पिन करेंगे यार्न, यू विल स्पिन द यार्न एंड यू कैन वीव द क्लॉथ। सो यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल, हम क्या बनाएंगे उससे, शुगर या फिर गुड़। हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया उन चीज़ों को जो हमें अर्थ से मिल रहा था इनटू समथिंग जो कि हमारे यूज़ के लिए है। तो हमें नेचुरली एक चीज़ मिली, उसको हमने आगे कन्वर्ट किया अपने पर्पस के हिसाब से, तो हमने उसे क्या किया, उसे मैन्युफैक्चर कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें दूसरा गुड मिला। ओके, सो अगर हम लोग देखेंगे जो हम अर्थ से हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, और हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। तो ये जो सेक्टर है ये ग्रेजुअली एसोसिएट किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ, एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले सेक्टर को हमने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बुलाया था, दूसरा आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। It is also called as industrial sector. This is with the secondary sector. Now you people can see it clearly. Moving on to the third sector, that is the tertiary sector, जो कि primary secondary जो सेक्टर है उसके बाद आता है। सो दिस इज द थर्ड सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो आफ्टर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी जो थर्ड कैटेगरी आती है एक्टिविटीज़ की, वो फॉल करती है टर्शियरी सेक्टर के अंडर। वो एक्टिविटीज़ जो इन दोनों सेक्टर में नहीं फॉल करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो टर्शियरी के अंदर फॉल करती है। So we will see that it is different from the above two sectors जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। उससे टर्शरी सेक्टर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है अगर हम उसकी बात करें। सो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हेल्प कर रही हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर, उसको और डेवलप करने में जो एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। इन एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, गुड नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, बट ये जो है ये एक एड प्रोसेस से रिलेटेड है, ये एक हेल्पिंग प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल दे हम, गुड्स जो हैं उनको प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अब ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, ट्रक्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू, और फिर इनको बेचने की ज़रूरत है होलसेल या रिटेल शॉप्स के ऊपर। तो एट टाइम्स क्या होता है दैट स्टोर जो है इनको स्टोर कर लिया जाता है गोडाउन्स के अंदर, बट वी पीपल सी दैट ये सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। यू आर सर्विंग समवन, सो आप सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है आप इस सेक्टर के अंदर है वो डाल सकते हैं। आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू, सो दीज आर द एक्टिविटीज़ that help in
help in development of the primary and secondary sectors. So we will see that these are this sector is the sector जहाँ पर सर्विस रिलेटेड काम जो है वो कराए जाते हैं. इसमें सर्विसेज जो सेकेंडरी सेक्टर और जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें कुछ सर्विसेज लगते हैं टू मेक दोज एक्टिविटीज़ पॉसिबल. तो ये सब जो है वो टर्सरी सेक्टर में फॉल करती हैं. सो दिस इज़ एन सेक्टर जो कि ये एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं बट ये सपोर्ट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो वी पीपल कैन से दैट इनको हम एड प्रोवाइडिंग कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं. तो दीज एक्टिविटीज़ provides aid or support for the production process. This is how this sector works. So people see that we people need to talk to someone. हमें बात करनी है किसी से फ़ोन के ऊपर, ओके, और या फिर हमें किसी को लेटर्स भेजना है, कम्युनिकेट करने की हमें ज़रूरत है, बोरो करना है पैसे बैंक से, या फिर हमको हेल्प चाहिए प्रोडक्शन के और ट्रेड के लिए. तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटी के. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटी के? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटी के. ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जनरेट करती हैं सर्विसेज रादर देन गुड्स, इसलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. तो क्या कहा जाता है टर्शरी सेक्टर को? सर्विस सेक्टर. I'll just turn the page. So we will see that this sector is called or is also called service sector. That is what this sector is called. तो जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कुछ और सर्विसेज भी, कुछ और तरीके की चीज़ें भी. बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर वो हेल्प ही कर रहे हो किसी गुड के प्रोडक्शन के अंदर, उससे रिलेटेड एक्टिविटी ही सिर्फ टर्शरी सेक्टर के अंदर नहीं आती है बल्कि और एक्टिविटीज़ भी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, वी रिक्वायर डॉक्टर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं पर्सनल सर्विसेज, जैसे और कुछ जो है हम लोगों को पर्सनल सर्विसेज वाले भी चीज़ें चाहिए होती है. ज़रूरी नहीं है कि एक गुड की प्रोडक्शन के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं सिर्फ वही सर्विस सेक्टर वाले. सर्विस सेक्टर वाले वो भी हैं जो कि आपको और तरीके का एड दे रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या फिर पर्सनल आपकी सर्विसेज की हम लोग बात करें तो वॉशरमैन हो गए, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स. तो पीपल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं. आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो नए सर्विसेज आ गई हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज आजकल आ गई हैं जैसे कि इंटरनेट, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इस टाइम पे हमारे प्ले कर रहे हैं.
So these are also the example of services. Okay, now moving on forward to the next discussion topic, that is comparing the three sectors. Now we people are gonna compare the three sectors. Let's start up with that topic. Comparing the three sectors. अब अगर हम तीनों ही सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को कंपेयर करें तो जो प्रॉब्लम है, जो वेरियस प्रॉब्लम्स इट कम्स फ्रॉम द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी सेकेंडरी, काफ़ी सारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर है, जिसके अंदर के प्रोड्यूस किए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तीन सेक्टर्स जो हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी काम कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को हम लोगों के लिए। If I am a teacher, I am providing you service. I am teaching you. I am providing you with knowledge. Doctors, they are providing you with your health. So there are other actors जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में वो आपको फिनिश्ड गुड्स दे रहा है, जो प्राइमरी काम कर रहा है वो आपको प्राइमरी गुड्स दे रहा है। तो एवरीवन इज गिविंग यू सर्विसेज। ओके, आप अपने आसपास ही देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं वो आपको सर्विसेज देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम ये देखेंगे कि how much goods and services are produced and how many people work in each sector. So in an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. तो हम साइज देखेंगे किस सेक्टर का कितना है, हमारे यहाँ पे कौन सा सेक्टर किस हद तक कितना बड़ा है। That is what people are going to look into. तो हम किस तरीके से जो है वो काउंट करेंगे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को, एंड वी पीपल, हाउ विल वी पीपल नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, उसको जो है हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है, तो पीपल कैन नॉट थिंक ऑफ लुकिंग एट कि कैसे काउंट करें, किस तरीके से जो है वो इस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन देखें। Not only would this task be a very big task for us, but we people will see that it won't make sense. इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, हम किस तरीके से इसको ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर, कितने लोग, कितने प्रोडक्ट्स, कैसे देखेंगे हम। There are plenty of things going on, plenty of services going on. So we people, obviously we are right in thinking this, but to get around this problem जो है इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं that values of goods and services should be used rather than adding up the actual number. तो हम actual number of products, number of people को ना ऐड करके हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितने वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने जो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, हमें ये देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 किलो वीट जो है वो बेचा जाता है 8 रुपये पर केजी पे, तो और अगर कोकोनट जो है वो 10 रुपये पर पीस बेचा जा रहा है, इसको हम लोग अगर फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दैट वीट वाला एग्जाम्पल ही, तो जो वीट है उसको हम 8 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचें तो जो वैल्यू होगी वीट की इट विल बी 80,000। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स at ₹10 per piece will be 50,000. सिमिलरली अगर हम वैल्यू ऑफ गुड्स को या सर्विसेज को देखें तीन सेक्टर्स के अंदर, तो इनको कैलकुलेट किया जाता है इनकी वैल्यू को ऐड करके। तो नाउ वी पीपल आर गोइंग टू लुक इनटू दैट दीज आर वन, यहाँ पे एक प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो हमें
एक वो भी देखना पड़ता है, एक प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। अभी तो हमने देख लिया कि हम गुड्स और सर्विसेज के साथ जो है ना, हम उनका वैल्यू लगा रहे हैं कि भाई ये सर्विस इतने की है, वो सर्विस उतने की है, वीट इतने का है और कोकोनट जो है वो इतने का है, तो हम लोग उसको पैसों से जोड़ करके देख रहे हैं। पर यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन भी लेना पड़ रहा है कि जो हर गुड और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस नहीं की जाती फ्रॉम द पर्पस ऑफ दैट इट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। तो कुछ जो है हम सर्विसेज का नहीं देख पाते हैं कि किस तरीके से इनका हम लोग कितने में बेचा या कितने में ख़रीदा, हम उसको नहीं भी काउंट कर पाते, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ हमें वैल्यू के टर्म्स में प्रॉब्लम आ जाती है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। तो इट मेक्स सेंस टू इंक्लूड दी फाइनल गुड एंड सर्विसेज। तो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है उन्होंने वीट को बेचा टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर kg। ओके, फिर जो मिल है उसने ग्राइंड करा इस वीट को, चक्की ने इसको अच्छे से पीसा एंड फिर इस आटे को जो है उन्होंने बिस्किट कंपनी को बेच दिया ₹10 पर kg पे। उन्होंने फार्मर से लिया ₹8 पर किलो पे, खुद बेच दिया ₹10 पर किलो पे, और जो बिस्किट कंपनी है उसने इस आटे का इस्तेमाल किया और कुछ और चीज़ें मिलाई जैसे कि शुगर, ऑयल, 4 पैक, और उन्होंने क्या किया, दे मेड 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। तो ये जो बिस्किट्स है मार्केट के अंदर कंज्यूमर इनको खरीदेगा फॉर ₹60, तो ₹15 पर पैकेट। बिस्किट्स जो है वो फाइनल गुड्स हो गए, दैट इज गुड दैट रीच दी कंज्यूमर। तो बिस्किट्स तो फाइनल गुड हो गए। अब पहले वीट लिया, वीट से फिर आटा बनाया, आटे को आगे बेचा, आटे से बिस्किट बनाए, तो जो बिस्किट है वो फाइनल गुड बना जो कि हम लोगों ने खरीदा था। तो दैट इज़ वाई दे से आपको फाइनल गुड्स जो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है उनकी हम लोग वैल्यू देखते हैं, ना कि जो प्राइमरी गुड है, ना कि वो गुड जो हमें नेचुरली अवेलेबल है, हम उसकी कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम फिनिश्ड गुड की कॉस्ट देखेंगे यहाँ पे कि फाइनली जब एक कंज्यूमर को वो कंज्यूम करने के लिए मिली गुड एंड सर्विस, तो तब कितने की मिली उसे। दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू लुक एट। सो वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों काउंट किए जाते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल goods such as wheat and wheat flour in this example are intermediate goods। तो ये फाइनल गुड्स तो नहीं है हमारे, ना व्हीट है हमारा फाइनल गुड, ना ही व्हीट फ्लावर है हमारा फाइनल गुड। हमारा फाइनल गुड क्या था, बिस्किट। और जो बाकी के गुड्स थे व्हीट एंड व्हीट फ्लावर, वो क्या थे, इंटरमीडिएट गुड्स थे। इन गुड्स का भी आगे इनको मैन्युफैक्चर करना था। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोड्यूसिंग दी फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो व्हाई डू वी यूज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ दी फाइनल गुड्स जो कि कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। जो वैल्यू होती है फाइनल गुड की, दैट already includes the value of all the intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होता है वो ऑलरेडी उस फिनिश्ड गुड के अंदर जोड़ा जा चुका होता है, तो इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। एंड जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको यूज़ किया जाता है फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर बिस्किट जो कि फाइनल गुड था, उसमें ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट गुड्स थे जैसे कि वीट एंड वीट फ्लावर, उनकी कॉस्ट ऑलरेडी जोड़ी जा चुकी। ओके, तो सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू है और इंटरमीडिएट ग्रुप्स की, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको इंक्लूड करके फाइनल कॉस्ट निकाला जाता है, ताकि ये दिक्कत ना आए कि किसी का फाइनल कॉस्ट जो है वो देखना रह गया था। So to count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same things of number a number of times। अगर हम बिस्किट का हम कॉस्ट देखें तो बिस्किट के कॉस्ट के बाद जो ₹60 का हमको बिस्कुट मिला ना, तो
उसके बिस्किट को हम लोग के अंदर ऐड करेंगे अगर वीट और वीट फ्लावर का भी कॉस्ट, तो हम क्या करें, हम दोबारा से ही उसको ऐड करके बता रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने खुद ही इसका प्राइस बढ़ा दिया। अरे भाई वो तो बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने उस कॉस्ट को इंक्लूड करके आपको बिस्किट बना कर दिया है, और वो प्रॉफिट है बाकी का। 10 रुपये पर किलो पे उन्होंने खरीदा, वो आपको एक पैकेट जो है वो 60 रुपये खरीदा, तो उन्होंने तो कॉस्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है उसका। और अगर हम अभी इस कॉस्ट को दोबारा से डाल देते हैं तो हम ऐड कर रहे होंगे इस कॉस्ट। We people will be merely adding on the cost. Next we will see that this first, तो वीट और वीट फ्लावर जो है फाइनली उनको बिस्किट की कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है। So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of that sector in that very year. तो क्या है यहाँ पे एक चीज नोटिस करने के लिए, that is the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. थोड़ा सा अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो फाइनली कंज्यूमर तक जो गुड और सर्विस पहुँच रहा है उसको प्रोड्यूस किया जाता है इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। कुछ सर्विसेज को जो कि हम तक पहुंचती हैं उनको हर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, और वो जो है वो इट इज़, जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना उस सेक्टर की, मतलब प्राइमरी सेक्टर की हम टोटल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो फाइनल कॉस्ट है कुछ गुड्स की जो कि प्राइमरी सेक्टर ने हम तक पहुंचाए थे उनकी कॉस्ट को ऐड करके बताया जाता है कि इस सेक्टर ने इतना प्रोडक्शन दिया है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो ये जो सम है प्रोडक्शन का इन तीनों सेक्टर्स के अंदर, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जितना जितना प्रोडक्शन हो, मान लीजिए किसी में 25 लाख हुआ, किसी में 30 लाख हुआ, किसी में 40 लाख हुआ, तो इन 25, 30, 40 को ऐड करके जो सम निकलता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। ओके, so the sum of production in 3 sectors give what is called the gross domestic product, GDP of country. So ये it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. और जीडीपी क्या दिखाता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है किसी कंट्री, कितना प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन जो है, जो एक्टिविटीज, जो सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है उन सबको ऐड करके ये पता चलता है कि किस इकोनॉमी का कितना काम, कितनी बड़ी इकोनॉमी कौन सी कंट्री की। ओके, so what is gross domestic product? GDP, gross domestic product, also known as GDP, is the value of
it is the value of all final goods and services produced within a country during a year. और जीडीपी ही बताता है कि किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है. लास्टली अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का ये जो टास्क है मेजर करना जीडीपी का, इसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. वो डस दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो ये काम करता है और इसको हेल्प करता है, इस टास्क के अंदर हेल्प करते हैं काफ़ी सारे और डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के हैं. इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज़, ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जिसके अंदर की गुड्स के बारे में, जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके जो प्राइसेस हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद. तो उसके बाद जो है इसको सबमिट किया जाता है ताकि एक एस्टिमेट निकाला जा सके जीडीपी का. Okay, this is how the task is done. This is a very big task according to our country. This is really a big task, but still this is how we people do it. So this was about this sector. ये जो है किस सेक्टर के अंदर हम लोग किस तरीके से जो है गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज अबाउट द हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर विच आई विल बी टेकिंग अप विद यू पीपल इन द नेक्स्ट सेशन. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशंस डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन.